हेलो दोस्तों। हम एक नया लेक्चर सीरीज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में। तो आज इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ी बोली राज्य में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली बोली है और यह राज्य का संपर्क भाषा है, एक दूसरे से बात करने का भाषा। और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को महाकोशल, दक्षिण कोशल और कोशल के नाम से जाना जाता था। इस कारण छत्तीसगढ़ को कोसली के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और राजा कल्याण शाह जो थे राजा, उनके आने तक, उनके समय तक छत्तीसगढ़ी भाषा यहाँ की भाषा नहीं थी। माना जाता है कि जो उनके पूर्वज है उन्होंने ये छत्तीसगढ़ी भाषा को अपने पैतृक राज्य डाहल से इसे लाया है। और सर जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि यह भाषा अवध और संयुक्त प्रांत से जबलपुर और मंडला होते हुए यहाँ आया है। माना जाता है कि यह आर्य भाषा परिवार के पूर्वी हिंदी समूह का एक बोली है, लेकिन इसका जो संपन्नता है उसे देखते हुए इसे छत्तीसगढ़ में भाषा के रूप में माना जाता है। तो सबसे प्राचीन और एकमात्र अभिलेख, छत्तीसगढ़ी का सबसे प्राचीन और एकमात्र अभिलेख बस्तर राज्य के दंतेवाड़ा में एक शिला पर उकेरा गया है। बस्तर राज्य के दंतेवाड़ा में एक शिला पर उकेरा गया है सबसे प्राचीन और एकमात्र अभिलेख हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा का। फिर ये इसका कोई लिपि नहीं है, ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि जो हिंदी का लिपि है वही देवनागरी लिपि। फिर इसका जो प्रारंभिक व्याकरण है, प्रारंभिक व्याकरण 1890 में हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, इसका प्रारंभिक व्याकरण को। इसीलिए इसको हीरालाल काव्योपाध्याय जी को छत्तीसगढ़ का पाणिनि के नाम से भी जाने जाते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय जी छत्तीसगढ़ के पाणिनि के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही छत्तीसगढ़ी का सबसे प्रारंभिक व्याकरण 1890 में लिखा था। और इसके लिए ग्रियर्सन जी ने इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक शोध पत्र के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के शोध पत्र में प्रकाशित भी करवाया था। और फिर 28 नवंबर 2007 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा। और उसी दिन के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2007 को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया है। फिर हम छत्तीसगढ़ की बोलियों के बारे में पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 93 भाषा बोलियां बोली जाती हैं, 93, और जिसमें सर्वाधिक छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। फिर उसके बाद हल्बी बोली जाती है। हल्बी बोली बस्तर क्षेत्रों में बोला जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आर्य भाषा समूह बोला जाता है, और जनजाति समूह में जनजाति क्षेत्रों में बस्तर तरफ, सुकमा तरफ जनजाति क्षेत्रों में द्रविड़ भाषा समूह एवं मुंडा भाषा समूह का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः छत्तीसगढ़ की बोलियों को 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। पहला मुंडा भाषा परिवार, फिर दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा आर्य भाषा परिवार। तो हम इन तीनों भाषा परिवार के बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो पहला है
प्राक मुंडा परिवार। तो प्राक मुंडा परिवार में मुंडा भाषा परिवार में प्राक मुंडा, तो पहला है प्राक दक्षिणी मुंडा। तो प्राक दक्षिणी मुंडा में भी दो प्रकार आते हैं, प्राक बस्तर मुंडा और प्राक मध्य मुंडा। तो बस्तर मुंडा में आते हैं गदबा और मध्य मुंडा में आते हैं खड़िया। फिर प्राक उत्तरी मुंडा, उत्तरी मुंडा में मुंडा भाषा परिवार के उत्तरी मुंडा में कोरकू, मवासी और निहाली ये सब आते हैं। तो उसके भी दो हैं, तो एक है खेरवारी, प्राक खेरवारी, जिसमें आते हैं विधो, खेरवारी में विधो। और फिर दूसरा है कोरवा, कोरवा में आते हैं नगेसिया, सौता, मांझी, मझवार और खैरवारी। ये सब मुंडा भाषा परिवार के हैं। अब देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार प्राक द्रविड़ में 3 भागों में है, ये भी दक्षिण केंद्रीय, केंद्रीय और उत्तर केंद्रीय। तो पहला है दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ या फिर गोणी समूह। दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ को ही गोणी समूह बोलते हैं। तो इसमें आता है दोरली, दंडामी, माड़िया, मुड़िया, अबुझ माड़िया। ये सब दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ भाषा समूह में आते हैं। फिर केंद्रीय द्रविड़, केंद्रीय द्रविड़ में परजी या धुर्वी। उत्तरी द्रविड़ में कुरुख या उराव, कुरुख या उराव आते हैं। इसमें उत्तरी द्रविड़ में, केंद्रीय में परजी या धुर्वी, और दक्षिणी केंद्रीय द्रविड़ गोंडी समूह में दोरली, दंडामी, माड़िया, मुड़िया, अबुझ माड़िया। ये सब दक्षिण भाषा परिवार समूह में आते हैं। अब देखते हैं तीसरा भाषा परिवार जो है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार प्राक आर्य, तो इसके भी 3 प्रकार है, अर्ध मागधी, मागधी, विजनीकृत। हमने अभी अभी पढ़ा था कि आर्य भाषा परिवार ये सब मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, और जो द्रविड़ या मुंडा, द्रविड़ और मुंडा जो अभी हमने पढ़ा है वो भाषा परिवार जनजातीय क्षेत्रों में बोला जाता है। तो हम वैसे भी एक दिमाग लगा कि इसको ये सब को बना सकते हैं। तो आर्य भाषा परिवार प्राक आर्य, अर्ध मागधी, मागधी और विजनीकृत ये तीनों में विभाजित किया है। तो अर्ध मागधी में है पूर्वी हिंदी, अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी, मगध, अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। मैदानी इलाके में आप लोग रहते होंगे तो आप लोग खुद जानते होंगे ये सब प्रयोग होता है। फिर मागधी में आते हैं उड़िया और भतरी, ये जो मैदानी क्षेत्र है इस साइड का, छत्तीसगढ़ का, वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। तो उड़िया से भी प्रभावित है। उड़िया, उन क्षेत्रों में उड़िया भी बोला जाता है। तो उड़िया और भतरी। फिर विजनीकृत में हल्बी और सदरी। ये सब है भाषा परिवार, छत्तीसगढ़ी बोलियों के भाषा परिवार 3 मुंडा, द्रविड़ और आर्य भाषा समूह परिवार समूह में तीनों में बांटा गया था, और उन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब आगे और देखते हैं छत्तीसगढ़ी की विभाषाओं के वर्गीकरण का आधार देखते हैं। जो छत्तीसगढ़ी को विभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है उसका आधार क्या क्या है। तो पहला देखेंगे कि ग्रियर्सन ने बस्तरी को छत्तीसगढ़ी भाषा का एक भाग नहीं कहा, विभाषाओं में नहीं गिना है बस्तरी को। क्यों? क्योंकि बस्तरी को ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ी, मराठी एवं ओडिया का एक मिला हुआ रूप माना है। उसे छत्तीसगढ़ी भाषा की विभाषाओं में वर्गीकृत नहीं किया है। फिर रायपुरी एवं बिलासपुरी, रायपुरी छत्तीसगढ़ी, बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी, इसका जो वर्गीकरण, इन दोनों में वर्गीकरण करने का आधार क्या है, तो ये
शिवनाथ नदी के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। क्यों? इन दोनों रायपुर और बिलासपुर ये दो संभाग हैं, तो इसके इन दो संभाग के बीच में शिवनाथ नदी होता है। शिवनाथ नदी इन दोनों संभागों को अलग करती है। तो इन शिवनाथ नदी को आधार मान के रायपुरी और बिलासपुरी के रूप में छत्तीसगढ़ी का विभाजन किया गया है। फिर आ गया है सरगुजिया एवं सदरी कोरवा के रूप में विभाजन करने का, वर्गीकरण करने का आधार क्या है? तो पर्वतमालाएं। सरगुजिया एवं सदरी कोरवा में वर्गीकरण करने का आधार है पर्वतमालाएं। फिर बिंझवारी, कलंगा, बैगानी, भूलिया, ये सब में वर्गीकरण, बिंझवारी, कलंगा, बैगानी, भूलिया, ये सब में वर्गीकरण करने का आधार है जातिगत आधार। जातिगत आधार पे बिंझवार जनजाति है, कलंगा, बैगा जनजाति, भूलिया, तो ये सब जातिगत आधार पे भी जातिगत आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है। फिर खलटाही एवं बस्तरी। खलटाही एवं बस्तरी को वर्गीकृत करने का आधार है प्राकृतिक आधार पर, इन पे वर्गीकरण किया गया है। अब हम छत्तीसगढ़ी विभाषाओं का वर्गीकरण देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ी विभाषाओं का वर्गीकरण ग्रियर्सन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण किया था। ग्रियर्सन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण किया था, भारत का भाषा सर्वेक्षण, जिसमें हमारे प्रदेश को पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी भागों में बांटा था, जिसमें पूर्वी हिंदी में दो बोलियों को स्थान दिया था। दो बोलियों में एक अवधी और एक छत्तीसगढ़ी। तो ग्रियर्सन के वर्गीकरण करने का आधार था एक क्षेत्रीय आधार एवं जनजातीय आधार। तो ग्रियर्सन ने क्षेत्रीय आधार पे छत्तीसगढ़ी, खलटाही और सरगुजिया में वर्गीकृत किया था, और जातीय आधार पे सदरी, कोरवा, बैगानी, बिंझवारी और कलंगा पे वर्गीकृत किया था। फिर देखते हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने, जिन्होंने भारत का भाषा सर्वेक्षण किया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ी को 9 भागों में वर्गीकृत किया है। 9 भागों में कौन कौन सा? पहला बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी, दूसरा कवर्धा छत्तीसगढ़ी, तीसरा खैरागढ़ी छत्तीसगढ़ी लिख लीजिएगा आगे। चौथा है खलटाही छत्तीसगढ़ी, फिर सरगुजिया छत्तीसगढ़ी, फिर सदरी कोरवा छत्तीसगढ़ी, फिर बैगानी छत्तीसगढ़ी, फिर बिंझवारी छत्तीसगढ़ी, फिर कलंगा भूलिया छत्तीसगढ़ी। तो दो के पेयर में याद रख सकते हैं। जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ को 9 भागों में वर्गीकृत किया है। तो पहला बिलासपुरी कवर्धा छत्तीसगढ़ी, फिर ले लीजिएगा खैरागढ़ी खलटाही, फिर ले लीजिएगा सरगुजिया सदरी कोरवा, फिर बैगानी बिंझवारी, फिर कलंगा भूलिया छत्तीसगढ़ी। फिर हम डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार उन्होंने वर्गीकृत किया है। तो उनके अनुसार पहला छत्तीसगढ़ी है, फिर छत्तीसगढ़ी को उन्होंने रायपुरी एवं बिलासपुरी में वर्गीकृत किया है। फिर दूसरा है खलटाही, और फिर तीसरा लरिया, चौथा सरगुजिया, पांचवा सर्दी कोरवा, छठवा बैगानी, सातवां बिंझवारी, आठवां कलंगा, नौवां भूलिया, 10वां बस्तरी या हल्बी। तो इसको भी कैसे याद रख सकते हैं? पहला छत्तीसगढ़ी में रायपुरी और बिलासपुरी, फिर दूसरा खलटाही लरिया, 2 पेयर में याद रख लीजिएगा। खलटाही लरिया हो गया, फिर सरगुजिया सर्दी कोरवा हो गया, खलटाही लरिया, फिर सरगुजिया सर्दी कोरवा हो गया, फिर बैगानी बिंझवारी हो गया, बाबा सासा, फिर कलंगा और भूलिया हो गया, फिर बस्तरी या हल्बी हो गया।
फिर हम देख लेते हैं भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ी का स्वरूप। अब हम भौगोलिक आधार पर देख लेते हैं छत्तीसगढ़ी का स्वरूप। तो भौगोलिक आधार पर है उत्तरी छत्तीसगढ़ी। उत्तरी छत्तीसगढ़ी भंडार छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी में बोले तो भंडार छत्तीसगढ़ी। पूर्वी छत्तीसगढ़ी मतलब उत्ती छत्तीसगढ़ी, उत्ती गुड़ती बोलते हैं ना पूर्व पश्चिम को, तो उत्ती छत्तीसगढ़ी पूर्वी का उत्ती छत्तीसगढ़ी। दक्षिणी का रक्षसू छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का बुड़ती छत्तीसगढ़ी। मध्य छत्तीसगढ़ी का केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। तो ये है भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ी का स्वरूप। अब हम 2061 के जनगणना जो 1961, अब हम 1961 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार छत्तीसगढ़ी की मातृभाषाओं को देखते हैं। तो 1961 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की मातृभाषाएं थी बैगानी, पहला बैगानी, फिर भूलिया, बैगानी, भूलिया, बिलासपुरी, बिंझारी, छत्तीसगढ़ी, देवार, धमदी, गौरिया, गोरी, कांकेरी, लरिया, नागवंशी, पांडो, पनकी, सतनामी, सरगुजिया, ये सब 1961 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के मातृभाषाएं हैं। अब हम छत्तीसगढ़ी के परिनिष्ठित रूप को देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि प्राचीन काल में सिरपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी प्राचीन काल में सिरपुर हुआ करती थी। तो प्राचीन काल में राजधानी सिरपुर होने के कारण जो रायपुरी है वो छत्तीसगढ़ी की परिनिष्ठित रूप थी। फिर मध्यकाल हुआ, मध्यकाल में रतनपुर राजधानी बनी। रतनपुर राजधानी बनने के कारण बिलासपुरी परिनिष्ठित रूप हो गई। फिर आधुनिक काल में रायपुर का ज़्यादा महत्व है, बिलासपुर से महत्व बढ़ा रायपुर का बिलासपुर से, इसलिए फिर से रायपुरी छत्तीसगढ़ी का परिनिष्ठित रूप हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बोलियों का छत्तीसगढ़ में जो बोलियां हैं उनका परिचय लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।